हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। Enjoy the trailer and be kind to each other and watch the film. And yes, wait for me. वेट फॉर मी। अब हमारे हिस्से में इंतज़ार ही है, इरफान नहीं है। एक अच्छा कलाकार जब चला जाता है तो उसके अभिनय की अच्छाइयाँ बहुत रुलाती हैं, बहुत पीछा करती हैं। हमारी आपकी यादों में उसका अभिनय जहाँ तहाँ से निकल आता है, लगता है कि वो यहीं कहीं है, मगर वो अब नहीं है। 2013 में एक फिल्म आई थी लंच बॉक्स, और इरफान चाहते थे कि फिल्म आने के बहुत पहले समीक्षक देख लें और तब समीक्षा करें। उन्हें अपनी फिल्म और अपने अभिनय पर इतना भरोसा था कि बहुत लोगों को आमंत्रित किया दिल्ली के सिरीफुट ऑडिटोरियम में, और वहां पर हमें ये लंच बॉक्स मिला। तब से ये लंच बॉक्स जाने कहाँ गुम हो गया था, मगर आज इरफान के अभिनय की मानंद कहीं से निकल आया, उसके अभिनय की यादों की तरह से, कि ये अब इरफान के अभिनय का हिस्सा है। लंच बॉक्स का किरदार फर्नांडिस सबको याद होगा जिन्होंने ये फिल्म देखी है। कैसे फर्नांडिस के पास एक लंच बॉक्स भटकता हुआ चला आता है। वो लंच बॉक्स ईला का होता है और उसके ज़रिए दोनों बातें करने लगते हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी की परतों को हटाकर देखने लगते हैं और मुंबई शहर को फिर से देखने समझने लगते हैं। 53-54 साल की ज़िंदगी रही इरफान की, मगर उनके अभिनय की ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि टीवी बहुत छोटी जगह है बात करने के लिए। यह कलाकार कैसा था 2013 की इसकी एक चिट्ठी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो उन्होंने उर्दू अदब के आलमी विद्वान शमसुर रहमान फारूकी साहब को लिखी थी। ईमेल के ज़रिए इरफान लिखते हैं और उनकी भाषा देखिए, अंग्रेज़ी में है जिसका मैंने हिंदी में अनुवाद किया है। और इरफान लिखते हैं कि शमसुर रहमान साहब, आदाब। अपने लिखने के हुनर के लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं अपने ख़यालों को शब्दों में नहीं लिख पाता, मगर फिर भी मैं काफ़ी समय से आपसे बात करना चाहता था और आखिरकार बात हो भी गई। सिनेमा के चलते मेरा कहानियों से वर्षों पुराना नाता रहा है। दर्शकों के साथ खुद को बांटने के लिए कहानियों से बड़ा कोई मंच नहीं है। कहानियाँ मेरा हिस्सा बन जाती हैं, मेरे साथ रहती हैं, महीनों और वर्षों तक मुझसे बार बार बातें करती रहती हैं। कहानियाँ जो ज़िंदगी के नई पहलुओं को कहती हैं, मुझे बेहतर बनाती हैं और मुझसे भी बातें करती हैं। संयोग से मेरी कुछ फिल्में हैं जिनका अदब से रिश्ता रहा है। शेक्सपियर की मैकबेथ पर विशाल भारद्वाज की मकबूल, पुलित्ज़र प्राइज़ विजेता झुम्पा लाहिरी की रचना द नेमसेक, जिसे मीरा नायर ने डायरेक्ट की थी, और हाल फिलहाल में द लाइफ ऑफ पाई यान मार्टेल की रचना पर बनी थी। दरिया में एक अकेला आदमी एक शेर के साथ कई महीनों तक रहता है। उसमें एक दर्शन था, जीव जंतु कैसे एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और एक दूसरे में भरोसा पा सकते हैं। कहते हैं ना कि आप किताबों को नहीं खोजते, किताबें आपको खोज लेती हैं। मुझे लगता है आपकी किताब ने मुझे ढूंढ लिया है। मैंने आपकी किताब पढ़ी है, बहुत चकित हूँ, प्रभावित हूँ। जादू है आपकी किस्सा गोई में। भीतर की कितनी गहराई है, बाहर की चमक और उसके चले जाने के ख्याल ने मुझे चुप करा दिया है। आपकी रचनाओं में हुस्न बयान, तर्ज तहरीर, खूबसूरती,
मंत्रमुग्ध सम्मोहित कर देने वाला रुमानवी अंदाज, लज्जत हुस्न का कायल हो गया हूँ। मैंने जो कहा है वो आपकी रचनाओं के लिए कम है। ऐसा लगता है कि किताब की शक्ल में बाहर आने से पहले आपके भीतर दशकों तक घुमड़ती रही हो। जब से आपकी किताब पढ़ी है वो मेरे जहन में बस गई है, निकल नहीं रही है। लगता है उसने मुझे बांध लिया है। मैं इसे सिनेमा के दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूँ। आपकी किताब की खूबसूरती को बनाए रखूँगा। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरे लिए जो हुक्म हो फरमाइएगा, मुंतज़िर रहूँगा। एक अदना सा एक्टर, इरफान। उर्दू अदब के आलमी विद्वान यानी दुनिया भर में मशहूर साहित्यकार के सामने जब एक कलाकार ख़ुद को अदना कहता है तो वो अपने अभिनय को ऊंचा मकाम देता है। इरफान के अभिनय में कई ऐसे ऊंचे मकाम हैं। जिस किताब के लिए वो ईमेल लिख रहे थे वो किताब ये है, कई चांद थे सरे आसमां। पेंगुइन ने छापी है और एक बार इस किताब से गुजर कर देखिएगा, आप इसकी जादू से कभी बाहर नहीं आ सकते हैं। इरफान इस पर फिल्म बनाना चाहते थे, क्या वजह रही नहीं बन पाई, ये सब अब इतिहास है। लेकिन 2014 के एक इरफान से आपको मिलाना चाहता हूँ। अपने ही शहर जयपुर में जयपुर साहित्य सम्मेलन लिटरेचर फेस्टिवल में वो महमूद फारूकी के एक पैनल में मौजूद थे और ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविताओं को पढ़ रहे थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि भी साहित्य की दुनिया की बहुत ऊंची हस्ती हैं, जिनकी रचनाओं तक जाने के लिए बहुत कम लोगों के पास साहस है। इरफान वाल्मीकि की कविताओं को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पढ़ रहे हैं। आप उस इरफान को देखिए, सुनिए और वाल्मीकि की कविताओं के जरिए इरफान को ढूंढ सकते हैं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। वाह। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर का, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। वाह, बहुत बढ़िया। 29 अप्रैल को मुंबई में इरफान खान ने अंतिम सांस ली और इस दुनिया और इसकी महफिल को अलविदा कह दिया। तो अब हमारे साथ मिहिर पांड्या हैं, जो फिल्म समीक्षक हैं, फिल्मों को पढ़ते लिखते रहते हैं, उसके बारे में बात करने के लिए। मिहिर, मेरा सवाल यही है कि इरफान तो अब नहीं है, पर क्या सचमुच वो कलाकार नहीं है? रवीश, बहुत ही मतलब हम सब डरे हुए थे शायद पिछले 2 साल से, और हम सबके मन में आशंका थी कि ये दिन आएगा, लेकिन हम में से कोई भी शायद इसके लिए तैयार नहीं था। और इस समय पे जब हमको बहुत ज़्यादा हिम्मत और मजबूती की ज़रूरत है, तब ये घटना हुई है। तो क्या कहें, मैं तो खुद को नहीं संभाल पा रहा हूँ, मैं बाकी लोगों को क्या दिलासा दूंगा। लेकिन मैं यही कह सकता हूँ कि मेरी जनरेशन का, या शायद आपकी जनरेशन का भी, हमारी जनरेशन का शायद सबसे बड़ा लीडिंग स्टार, सबसे बड़ा अभिनेता अगर कोई हमने देखा है, वो चला गया है आज। और कोई सीमा, कोई बाउंड्री नहीं है जिसमें इरफान को बांधा जा सकता है। वो जिस छोटी सी जगह से निकले, और मैं शायद मेरा इमोशनल कनेक्शन इसलिए भी है कि मैं भी उसी छोटी सी जगह से आता हूँ, और जहां तक वो पहुंचे, ये मतलब अद्वितीय कहानी। और अभिनय में मेरे ख्याल से जो एक पूरी श्रृंखला है अभिनेताओं की, वो इरफान का नाम लिए बिना पूरी नहीं होती। अगर आप भारतीय सिनेमा की बात करें तो मैं मानता हूं कि मोतीलाल और बलराज साहनी या संजीव कुमार जैसे अभिनेताओं के बाद अगर इस जनरेशन में किसी का नाम लिया जाएगा तो वो इरफान का ही नाम लिया जाएगा। और ये दुख की बात ये है कि हम उन्हें शायद उनकी कला का, उनकी प्रतिभा का एक बहुत छोटा सा हिस्सा देख पाए हैं। हम शायद पूरी तरह से हम इसके लिए पूरी तरह से अपने आप को ही जिम्मेदार ठहराएं कि हमारी इंडस्ट्री, हमारा सिनेमा, हमारा मेन स्ट्रीम लोकप्रिय हिंदी सिनेमा
उस प्रतिभा का पूरी तरह दोहन ही नहीं कर पाया, वो उसका पूरी तरह उपयोग ही नहीं कर पाया। और इसीलिए पश्चिम की, वेस्ट की, हॉलीवुड की कई फिल्मों में उनका जो काम देखने को मिलता है वो एक एक सबूत है इस बात का कि हम कितना कम उनको जान पाए, कितना कम उनके अभिनय को देख पाए हैं। और मिहिर, आप अगर आप उनकी सारी फिल्में आपने देखी ही होगी, जी जी रवीश। तो किस इरफान को आप ज़्यादा चैलेंजिंग पाते हैं अभिनय में कि ऐसा भी कोई अभिनय कर सकता है? मैं वो नेमसेक है, मकबूल है, द लाइफ ऑफ पाई है, या इंग्लिश मीडियम है? रवीश, कौन सी फिल्म? इरफान की सबसे बड़ी बात यही है कि वो हर फिल्म उनकी आप देखें तो आपको लगेगा कि शायद ये उनका सर्वश्रेष्ठ काम था। जब हमने उनको पान सिंह तोमर में देखा था तो ये बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा कि इससे ऊपर अभिनय करना, इससे इस लेवल से ऊपर जाके अभिनय करना शायद असंभव है। लेकिन उन्होंने खुद ही अपनी एक के बाद एक फिल्मों से साबित किया कि वो उस अभिनय को तोड़ सकते हैं। और ये कोई जन्मजात प्रतिभा वाली बात नहीं है। ये हमारे इंडस्ट्री में एक मशहूर चीज है कि पैदाइशी होता है अभिनय, तो लोग सीख के आते हैं। इरफान ने वो क्राफ्ट सीखा है और उनको अपने क्राफ्ट पे जो भरोसा था वही आप देखेंगे कि वो ऐसी भूमिकाओं में घुस जाते हैं जो कि शायद उनके परिवेश से, उनकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। आप नेमसेक देखिए। नेमसेक देखने के बाद में बहुत सारे बंगाली लोग ये मानने से इनकार कर देते हैं कि ये आदमी बंगाली नहीं है। इरफान शूटिंग के लिए पहली बार अमेरिका गए थे, जब उस फिल्म की शूटिंग के लिए गए थे। ये उनकी जीवनी, आप अगर जो अभी असीम छाबड़ा ने उनकी जीवनी लिखी है वो देखें तो उसमें उसकी शूटिंग के कुछ किस्से हैं। और वो अगर आप उपन्यास पढ़ें झुंपा लाहिड़ी का, बहुत सुंदर उपन्यास है। उस उपन्यास का नायक गोगोल है, लेकिन जब वो फिल्म में जाते हैं तो वो गोगोल की कहानी की बजाय वो अशोक गांगुली की कहानी बन जाती है। और वो अभिनय जो इरफान और तब्बू ने किया, वो एक नव दंपत्ति जो एक नए शहर के अंदर वो विस्थापन और वो पीड़ा, अपना घर छोड़ने का दुख, वो सब कैसे उनके चेहरे पे उभर के आता है। तो किस फिल्म की बात करें, किस फिल्म को छोड़ें, मैं यही कहूंगा कि उन्होंने सारी सारी जिस भी भूमिका में वो गए उस भूमिका को अपना बना लिया। और ये मैं जब उनको पान सिंह तोमर में देख रहा था तो मैंने ये बात कही थी कि पान सिंह तोमर देखते हुए कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये आदमी उसी जमीन, उस भिंड मुरैना की वो जो बोली उन्होंने पकड़ी है वो सच में वहां का रहने वाला नहीं। और जब वो, और उस फिल्म में मिहिर, इरफान का दौड़ना हाँ, हतप्रभ करता था कि कोई दौड़ने को इस तरह के अभिनय में बदल सकता है। वो जो आमतौर से हम जोड़कर देखते हैं दौड़ने को कि कोई विजेता या चैंपियन दौड़ रहा हाँ, है, हाँ, लेकिन कोई अपनी गरीबी लेकर, अपनी भूख लेकर दौड़ रहा हो, इस तरह के अभिनय में कम ही उसका बयान दिखता है। और इरफान के बारे में आप ये देखिए कि एक आंगिक अभिनय की जो पूरी आंखों से जो बात कहने का, और ऐसे कई दृश्य हैं जो मुझे याद आ रहे हैं। वो दृश्य तो हमेशा पान सिंह तोमर का जिस पे बात की जाती है, जब वो चिल्ला रहे हैं कि कौन कौन देगा इस बात का जवाब अपने अपने दुश्मन को मारने के बाद, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं है। पूरा सिस्टम जो हमारे देश में ढह रहा है वो सिस्टम उनकी आंखों में दिखने लग जाता है उसके अंदर। और मैं वो छोटा सा दृश्य याद करूंगा जिसमें वो अपने बेटे को मिलने के लिए पुलिस अकादमी में आते हैं और दूर से अपने बेटे को देखते हैं और वो कैमरा रुक जाता है उनके ऊपर। मुझे लगता है कि कैमरे को अपने अपने ऊपर ठहरने के बाद में हैंडल कर पाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हम जैसे लोग तो शायद एक सेकंड के लिए भी ये चैलेंज नहीं झेल सकते। इरफान जब पर्दे पे खड़े होते थे उसके बाद में आप किसी और तरफ आंख आपकी नहीं जाती थी। और आप अगर पीकू में देखें, वो अमिताभ के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, लेकिन कई क्षण ऐसे हैं, और मैं ये कहते हुए हिचकूंगा नहीं, कई क्षण ऐसे हैं कि आपका ध्यान अमिताभ पे नहीं जाता। हालांकि अमिताभ की भूमिका बहुत मुखर भूमिका है उसमें, लेकिन इरफान ऐसा खींच लेते हैं आपको कि वो पूरक की तरह से काम करते हैं। और छोटी छोटी भूमिकाओं के अंदर इरफान ने इतना अद्भुत काम किया है। लाइफ ऑफ पाई के अंदर उनकी बहुत छोटी भूमिका है, मुख्य भूमिका तो उस लड़के की है जिन्होंने पाई पटेल का बचपन का रोल निभाया है, लेकिन वो छोटी सी भूमिका के अंदर वो एक छोटी सी बात कहने के लिए आते हैं जो उस उपन्यास का सार है कि विदा तो अल्टीमेटली सबको देनी ही है, लेकिन आपके मन में वो एक कसक रह जाती है कि आप उसे ठीक से विदा नहीं दे पाए। तो शायद हम सबके मन में वो कसक रह गई है कि हम शायद जो कर सकते थे उनके लिए वो नहीं कर पाए आज की इस स्थिति में। और मैं एक बात और कहूंगा रवीश यहाँ पे कि ये सब लोग आपको कह रहे हैं, मैंने भी ये कहा कि हम उनकी प्रतिभा से न्याय नहीं कर पाए,
लेकिन इससे ऐसा लगता है कि हम भविष्य में उनके साथ में बहुत सारा अच्छा काम करते जो हम नहीं कर पाए। असल में आप देखें तो हिंदी सिनेमा की, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कमी यहाँ पे दिखाई देती है। इरफान 1980s में थिएटर से पढ़ के निकले थे, एनएसडी से। 1987-88 की फिल्मों में छोटे छोटे रोल में दिखाई देते हैं। मैं विधु चोपड़ा की एक फिल्म देख रहा था जिसमें कुछ सेकंड के लिए इरफान दिखाई देते हैं। मैं सलाम बॉम्बे का छोटा सा रोल याद कर सकता हूँ। सलाम बॉम्बे कब की फिल्म है? सलाम बॉम्बे 1988 की फिल्म है। और इरफान को पहली बार हमारे समाज ने पहचानना कब शुरू किया? इरफान को पहली बार मेरी आपकी जनरेशन के लोगों ने एक अभिनेता के तौर पे रिकॉग्निशन कब दी, लोकप्रियता कब दी? 2003-2004 में जाकर। हासिल वो पहली फिल्म है जिसके बाद में इरफान खान मेन स्ट्रीम सिनेमा में अपनी जगह बनाते हैं। 15 साल वो आदमी संघर्ष कर रहा था। वो तब भी उतना ही अच्छा अभिनेता था, उसके पास में तब भी यही प्रतिभा थी। हमने उसकी पूरी जवानी को बर्बाद कर दिया। ये 90s का डेकेड हिंदी सिनेमा का जो बड़े बड़े स्टार पुत्रों को लॉन्च कर रहा था, वो इरफान की प्रतिभा को नहीं देख रहा था। और तब इरफान को टेलीविजन के ऊपर जगह मिली, रोजी रोटी मिली। भले ही आप टेलीविजन की दुनिया को कितनी भी गाली दें, लेकिन ऐसे बहुत सारे अभिनेता हैं जिन्होंने उसके जरिए अपने जीवन को चलाया। नहीं तो हो सकता है उनको बंबई छोड़नी पड़ी होती, हो सकता है वो वापस आ गए होते। और 20 साल के बाद में उनको वो रिकॉग्निशन मिली। पान सिंह तोमर फिल्म बन के डब्बे में पड़ी रही। मैं खुद निर्देशक और फिल्म के लेखक की जबानी ये बात सुन चुका हूँ। 3 साल 4 साल तक डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने उसको रिलीज होने लायक फिल्म नहीं समझा, क्योंकि उसकी भाषा ऐसी थी जो कि उनको लगा कि लोगों को समझ में ही नहीं आएगी। और इरफान खान जानते थे कि वो उनके जीवन की सबसे अच्छे अभिनय में से एक है। फिल्म के लेखक जो है संजय चौहान, वो मुझे बता रहे थे एक बार जब मिले थे तो, कि इरफान रात में फोन करके रोते थे कि भाई मेरी फिल्म रिलीज करवा दो, क्योंकि उनको मालूम था पान सिंह तोमर रिलीज होगी तो उनकी प्रतिभा लोगों तक पहुंचेगी। ऐसी कितनी फिल्में हैं जो शायद बन ही नहीं पाई उन 15 सालों में। ऐसी कितनी फिल्में हैं जो कि इरफान थे हमारे बीच, हम उनको पहचान नहीं पाए। और केवल एक इरफान नहीं, ऐसे कितने अभिनेता हैं जो हमारे बीच आज भी मौजूद हैं। एक इरफान गए हैं। मेहर, आपने शुरू में इरफान का परिचय देते हुए एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल आमतौर पे कमर्शियल सिनेमा में लोकप्रिय अभिनेताओं के लिए किया जाता है कि वो बहुत बड़े स्टार थे। आपने उन्हें कलात्मक फिल्मों का जो एक हाशिए का एक विशेषण हमने चुन रखा है कुछ अच्छे अभिनेताओं के लिए, ये ना कहते हुए कहा कि इरफान खान हमारे समय के, आपके समय के और हमारे समय के सबसे बड़े स्टार थे। सबसे बड़े स्टार, हाँ। और ये बात मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ रवीश, क्योंकि अगर आप शुद्ध कमर्शियल लेवल पे भी देखें तो दुनिया की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्मों में इरफान ने काम किया है। तो उस लेवल से भी आप देखें। और लीडिंग मैन क्या होता है? एक अभिनेता जो किसी फिल्म को अपने कंधे पे उठा के आगे बढ़ता है, वो क्या होता है? वो होता है जो कि पर्दे पे आए तो आपकी नजर उससे ना फिरे। इरफान मेरी जनरेशन में मैं उस तरह का कोई दूसरा अभिनेता नहीं देख पाता हूँ। और जब आप बात करते हैं कि खान त्रयी का पूरा 90s है, तो मैं यही कहूंगा कि मेरे लिए तो एक ही खान है, वो इरफान खान है। उससे बड़ा अभिनेता हमारे सिनेमा ने कम से कम 80s के बाद में तो कोई दूसरा नहीं देखा। तो एक सितारा भी और एक पूरी न हो सकी आस भी है हमारी कि वो हम क्या क्या ना देखते, उनके साथ में क्या क्या ना करते। और ये एक तरह से भारतीय सिनेमा की भी त्रासदी है कि जब इरफान खान अपने गोल्डन पीरियड में थे, जब हम उनकी जवानी को इस्तेमाल नहीं कर पाए, ये हम सबको सोचना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेहर पांड्या, हमसे बहुत शुक्रिया रवीश बात करने के लिए। और जैसा कि मेहर बता रहे थे कि इरफान का कैनवस थोड़ा बड़ा है और आप दुनिया की उन फिल्मों की तो बात ही हम नहीं कर सके जो भारत के बाहर बनी है, लेकिन भारत में भी अगर आपने पान सिंह तोमर नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए कि एक अभिनेता अपने किरदार को, उस किरदार में किस तरह से हाड़ मांस डालकर खड़ा कर देता है। हम इंसान रोबोट बनाते हैं, मगर एक अभिनेता अपने किरदार से एक और इंसान बनाता है। ये फ़र्क है और इसलिए हम सब के दिलों में इरफान हमेशा के लिए रहेंगे, याद किए जाएंगे। और जब भी आप उन्हें पर्दे पर देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, इतना सहज और इतना अच्छा और इतना बुलंदी से अभिनय करने वाला बहुत कम हुआ इस देश में। हुए हैं लोग अच्छे अभिनेता, पर उनमें एक इरफान खान भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेहर आपका फिर से। हम अब बढ़ते हैं राजनीति की उन क्रूर खबरों की तरफ।
जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे बीच से कोई गया है, हमारे बीच से कोई किसी ने ज़िंदगी को इतना कुछ भर के गया है, मगर राजनीति और जो सिस्टम की क्रूरताएं हैं वो चलती रहती हैं। अभी इस देश में बहस हो रही है कि क्या कुछ भगोड़ों को, ठगों को रिज़र्व बैंक ने या बैंक ने उनके लोन माफ़ किए हैं। बार बार ये कहा जाता है कि उनके लोन माफ़ नहीं किए गए हैं, बट्टे खाते में उनका हिसाब डाल दिया गया है। अच्छा होता कि इसी के साथ यह भी बता दिया जाता कि बट्टे खाते में जिनका भी हिसाब डाला जाता है, यानी यही कहना चाहते हैं ना कि उनसे पैसा कभी न कभी लिया जाता है, तो बताया जाता कि उनसे पैसा कब लिया जाता है, कितना पैसा बट्टे खाते में इस तरह के बैंकों में पड़ा हुआ है, और जो विलफुल डिफ़ॉल्टर के बट्टे खाते में जो पैसे हैं उनमें से कितना पैसा मिल गया है, तो फोटो बात में समझ में आती। सिर्फ यह विश्लेषण पर्याप्त नहीं प्रतीत होता है कि वो माफ़ नहीं किया गया है, बट्टे खाते में डाला गया है। ये बैंकों की शब्दावलियां हैं, लेकिन इस कोरोना के संकट के समय में बहुत से लोग EMI नहीं दे पा रहे हैं। क्या उनके पास ऐसी सुविधा है? मैं ज़्यादा आपकी तकलीफ़ नहीं बढ़ाना चाहता, मगर आप उमा शंकर सिंह की ये रिपोर्ट ज़रूर देखिए। मंगलवार को कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने मोटा कर्ज लेकर विदेश भाग गए भगोड़ों के 68,000 करोड़ के कर्ज माफ कर दिए हैं। पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर ये बात कही और पूछा कि संसद में 16 मार्च को पूछे गए उनके सवाल का जवाब सरकार ने क्यों नहीं दिया। कांग्रेस ने अपने इस आरोप का आधार RTI कार्यकर्ता साकेत गोखले की दरख्वास्त पर RBI से 24 अप्रैल को आए जवाब को बनाया। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों की झड़ी लगा दी। कहा, भगोड़ों का साथ और भगोड़ों का लोन माफ बीजेपी का मूल मंत्र बन गया है। 16 मार्च 2020 को राहुल गांधी ने संसद में देश के सबसे बड़े 50 बैंक घोटालेबाजों के नाम पूछे थे। सरकार ने चुप्पी साध ली, नाम जाहिर नहीं किए। 24 अप्रैल को RTI में खुलासा हुआ है कि सरकार ने 50 सबसे बड़े बैंक घोटालेबाजों का 68,660 करोड़ रुपया माफ करने की पुष्टि कर दी है। कोरोना से हर किसी को नुकसान हो रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों का 37,000 करोड़ रुपए का DA घटा दिया गया है। सभी सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों से हजारों करोड़ रुपए कोरोना से लड़ने के नाम पर लिए जा रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार बैंक डिफॉल्टर्स के 68,660 करोड़ रुपया माफ करने में लगी है। ये मोदी सरकार की जन धन गबन योजना है। कर्ज माफी की इस लिस्ट में सबसे पहले नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की कंपनी का नाम है। इनका 8,048 करोड़ रुपया माफ किया गया है। प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी की अनुमति के बगैर क्या 68,000 करोड़ रुपया बैंक डिफॉल्टर्स का राइट ऑफ किया जा सकता है? क्या 5.5 साल में 6,66,000 करोड़ रुपया जो राइट ऑफ हुआ वो प्रधानमंत्री जी की जानकारी के बगैर था? अगर वो इस प्रकार की अप्रत्याशित बात कहेंगे तो क्या उसे देश का कोई 130 करोड़ में से एक नागरिक भी स्वीकार कर पाएगा? इसके बाद मंगलवार देर रात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक के बाद एक 12 ट्वीट कर मुख्य तौर पर यह साफ करने की कोशिश की कि आखिर किसी भी घोटालेबाज भगोड़े का कोई कर्ज माफ नहीं किया गया है। ऐसे तमाम घोटालेबाजों से कर्ज की रिकवरी की प्रक्रिया जारी है और CBI से लेकर प्रवर्तन निदेशालय तक इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और मीडिया इंचार्ज सुरजेवाला पर इस मामले में गफलत पैदा करने का आरोप लगाते हुए वित्त मंत्री ने उन्हें P चिदम्बरम से ट्यूशन लेने की सलाह तक दे डाली। ये भी कहा कि राहुल गांधी को UPA के जमाने में जो बुरे लोन दिए गए और जो कर्ज माफी की गई उसके बारे में मनमोहन सिंह से पूछना चाहिए। वित्त मंत्री ने अपने ट्वीट में उस तकनीकी नियम का हवाला दिया जिसमें कर्ज न चुकाने वालों के नाम बट्टे खाते में डालने का प्रावधान है। अर्थव्यवस्था के जानकार बताते हैं कि लोन वेवर और लोन राइट ऑफ में अंतर होता है। लोन वेवर यानी कि कर्ज माफी, लोन राइट ऑफ यानी कि बट्टा खाते में डालना। कर्ज माफी वो होती है जिसमें अगर कोई व्यक्ति कर्ज लेता है बैंक से
और कतिपय वजहों से मजबूरी में उसे चुका पाने की हालत में नहीं होता तो सरकार उसकी स्थिति का मूल्यांकन कर उसके कर्ज को माफ़ कर देती है। जैसे कि किसी अकाल की स्थिति में या फसल खराब होने की स्थिति में किसानों की कर्ज माफ़ी की जाती है सरकार की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ बट्टा खाते में डालना उसे कहते हैं जैसे किसी ने बैंक से कर्ज लिया, वो उसे चुका सकता है, उसकी कुवत रखता है, लेकिन वो तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाकर उसको चुकाने से बचता रहता है। ऐसे मामलों में सरकार उससे जो रिकवरी की रकम है वो बट्टा खाते में डाल देती है और उसकी रिकवरी की प्रक्रिया चालू रखती है अलग अलग एजेंसियों के जरिए, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो, और कानूनी प्रक्रिया उसमें अपनाई जाती है। Why don't they break up the NPAs into pre-2004, 2004 to 2014 and post-2014? That will give us an idea when the loans were given and which loans have become NPA. You hide that information, you refuse to answer the question, you don't give the breakup, and you keep on throwing these accusations. All these loans were given during the UPA regime. उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब हम लेंगे एक ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एक और खबर पर बात करेंगे जो कमाल खान ने भेजी है। प्रधानमंत्री से लेकर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत तक ने कहा कि बीमारी को आप धर्म से नहीं जोड़ सकते और एक मरीज को लेकर आप पूरे समुदाय से नहीं जोड़ सकते। उनके कहने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता दिख रहा है। अभी भी सड़कों पर सब्जियों के ठेले पर इस तरह के धार्मिक ध्वज लगा दिए गए हैं और उनकी आड़ में ये सारा खेल हो रहा है कि ये उनका अधिकार है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक सभ्य देश में सब्जी वालों का मजहब के आधार पर बंटवारा होता रहे। मैं कितनी बार प्राइम टाइम में बोल चुका हूं और तब भी फर्क ना पड़े तो सोचना चाहिए कि हमने अपने लिए किस तरह का भविष्य आखिरकार तय कर लिया है। कमाल खान की ये रिपोर्ट देखिए कि चेतावनी के बाद भी अगर विधायक, बीजेपी के विधायक इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो फिर किसे जाकर ये समझाया जाए कि ऐसा करना संविधान, विधायिका, हर तरह की मर्यादाओं के खिलाफ है। बताओ क्या नाम है? बोला राज नाम है। राजकुमार नाम नहीं है तुम्हारा, सच बोलो क्या नाम है? क्या नाम है? सच बोल। राजकुमार राजकुमार नाम है तुम्हारा? वीडियो देता हूं हमारी तरफ से भी। क्या नाम है तुम्हारा? सही बोलो नहीं तो अभी मार मार के ठीक कर दूंगा तुझे। क्या नाम है? रुक। भाग कहाँ रहे बे? क्या भाग कहाँ रहे हो? भाग क्यों रहा है? नाम बता। सही सही अपना नाम बताओ। क्या नाम है? बताओ अपना नाम क्या है बेटा? तू बोल, सही बोल। तू बोलेगा तेरा बाप बच जाएगा, नहीं तो बता रहा हूँ। बताओ। झूठ बोल रहा था मुसलमानों के। क्या बोल रहे बे? अरे भैया राजकुमार से बोलते रहते हैं। जब नाम पूछा जा रहा है तुम्हारा, क्या नहीं बता रहे हो? छोड़ दिया, अब नहीं करेंगे। चलो। अबे राले झूठ क्यों बोलता है तू? हम अब नहीं करेंगे। बस्ती में दिख नहीं जाना यहाँ पे तुम लोग। आज के बाद दिख नहीं जाना तुम लोग, नहीं तो मार मार के ठीक कर देंगे। और झूठ क्यों बोलते? राजकुमार नाम है तुम्हारा। मुसलमानों के अपना नाम झूठ बोलते हो। कोई तो वजह होगी कि अजीजुर रहमान नाम के सब्जी वाले को इस शहर में सब्जी बेचने के लिए अपना नाम बदलना पड़ता हो। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि किसी सब्जी वाले से सब्जी खरीदने से पहले उसका नाम पूछने की क्या ज़रूरत है। और उससे बड़ा सवाल ये है कि विधायक जी तो अमीर आदमी होंगे, शायद खुद सब्ज़ी खरीदते भी नहीं होंगे, तो राह चलते हुए किसी सब्ज़ी वाले से उसका नाम पूछने की क्या ज़रूरत है और उसका नाम जानने के बाद उसको दुत्कारने की क्या ज़रूरत है। इसके पहले देवरिया के बीजेपी एमएलए सुरेश तिवारी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो अपने इलाके के हिंदुओं से कह रहे थे कि वो मुसलमान सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी ना खरीदें। इस पर पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। हमारे पास समस्या आई जनता का कि सर लोग जो सब्जी वब्जी बेच रहे हैं, मियाँ लोग वो थूक लगा दे रहे हैं, थूक दे रहे हैं और वैसा बेचते हैं। तो मैंने कहा
ये तो दूसरा, उसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन एक है कि आप उन लोगों से सब्जी मत लो, सब्जी नहीं खरीदेंगे, अपने हाथ में है तो आप कोरोना से बचेंगे, यही मैंने कहा। टमाटर भिंडी। अभी कुछ दिन पहले कुछ युवकों ने बिजनौर के एक बुजुर्ग फल के फेरी लगाने वाले को ये आरोप लगा के जलील किया कि वो अपने केले पे पेशाब छिड़क के बेच रहा है। बुजुर्ग आदमी डर के मारे उनसे माफ़ी मांगता रहा। पुलिस की जांच में केले पे पेशाब छिड़कने की बात गलत साबित हुई। पुलिस ने अपनी एफआईआर में लिखा है कि इस व्यक्ति ने पेशाब करने के बाद ठेले पे रखी बोतल से हाथ धोया, फिर उसी बोतल का पानी अपने ठेले के केले पे छिड़क दिया। चूंकि पूरी दुनिया में कोरोना फैला है, लेकिन इस व्यक्ति ने इसका ध्यान न देकर संक्रमण फैलाने का काम किया। इससे लोगों में भय पैदा हो गया और लोगों में इस रोग के फैलना संभव हो गया। 2-3 बोतल मैं उसमें रखूँ थी ठेले पे, पेशाब की वजह से भी, पानी पीने के लिए भी। मतलब दोपहर सुबह को जामे थे, शाम को ही आमे थे। अब वो मतलब कहीं केला बेच रहा होंगे तो वहाँ पेशाब की ज़रूरत पड़ी होगी उनको, उन्होंने पेशाब करा वहाँ कहीं गलियारे में, और वहाँ उन्होंने आदमियों ने फांस लिया हमारा आदमी को। हमारा आदमी की कोई गलती नहीं है बिल्कुल। लखीमपुर में ठेले पे तरबूज बेचने वाले चांद को यह इल्ज़ाम लगा के भीड़ ने उसके बच्चे के सामने आधे घंटे पीटा कि वो तरबूज पे कुल्ला करके बेच रहा है। पुलिस आई, उसने भी उसे पीटा और शांति भंग करने के आरोप में उसका चालान कर दिया। चांद को काफी चोट आई। तो हमने कहा अम्मा बेकसूर, हमने क्यों फांस रहे हो? तो वो भी 2 चप्पल मुड़ पे मारा, और जितने माफी मांगे उतने वो बराबर मार रहा है कि इतने मार रहा है कि अंदरूनी सब चोट आई। हमको लमसम यहाँ आधा घंटा बराबर मारते रहे। उसके बाद में पुलिस आ गई तो हमने कहा चलो जान हमारी बच गई पब्लिक से। जब पुलिस आई तो पुलिस भी मारा, तो इतना मारा, फिर मारते हमको चौकी तक ले गए। बाद में पुलिस ने वायरल वीडियो का खंडन जारी किया, जिसमें लिखा कि चांद काफी समय से फेरी लगाकर फल बेचता है। आज भी वो तरबूज बेचने गया था। ज्यादा गर्मी होने की वजह से उसने अपने पास पानी की बोतल रखी थी, जिससे वो पानी पी रहा था। तभी कुछ युवक उस पे तरबूज पे कुल्ला करने का झूठा आरोप लगा के हंगामा करने लगे, लेकिन मौके पर जांच में तरबूज पे कुल्ला करने की बात झूठ निकली। एक ऐसे वक्त में जब पूरा मुल्क एक ऐसी बीमारी के खौफ से बंद हो जिससे दुनिया में 2.25 लाख लोग मर चुके हों, एक ऐसे वक्त में जब करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हों, एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में हज़ारों लोग बीवी बच्चों को लेके गांव जाने के लिए पैदल सड़कों पे सफ़र कर रहे हों, एक ऐसे वक्त में जब भविष्य इतना ज़्यादा अनिश्चित हो, एक ऐसे वक्त में जब तकलीफ़ को हमें जोड़ना चाहिए, इन गरीब फेरी वालों के लिए इतनी नफ़रत लोगों के मन में कहाँ से आई? बिजनौर में ज़ुबैर, देवरिया में विनोद, लखीमपुर में प्रतीक सिन्हा और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।